फैमिली में कोई नहीं चाहता कि पेंटर बने, क्योंकि उन लोग डाउट होता है ये आगे चल के करेगा। अभी उसमें पेरेंट्स का रोल क्या है कि उनको उनके बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या उसको ऊपर वाले ने कुछ दे के भेजा है, वो खुद एक्टिंग नहीं करता है लेकिन वो सही उसके है। कैरेक्टर्स को एक्ट करवाता है। सही बात है। तो इज द सही एक्टर है। विद द पेंसिल। आप अगर काम अच्छा कर रहे हो तो अच्छे काम करने वाले की जरूरत है आज भी। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल। आज के हमारे मेहमान है प्रसिद्ध चित्रकार और रेनाउंड आर्टिस्ट मिस्टर सुनील विनेकर जी। सुनील विनेकर जी राइजा कॉलेज से पास आउट हैं। 1999 से आज तक इन्होंने आर्ट की भरपूर सेवा की है। ही इज बीन अ रेसिपिएंट ऑफ लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, काफ़ी जगह पे ग्रुप शोज और इंडिविजुअल शोज, सोलो शोज भी किए हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं और आपका ज़्यादा समय लेने की बजाय मैं सुनील जी से ही आपसे बात करवाता हूं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार स्वागत राम है जी। आपका हमारे चैनल पे। मैं चाहूँगा आप दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए बताएं। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। राम जी मेरे अच्छे स्नेही हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1974 इन मुंबई। फिर बाद में स्कूल का एजुकेशन होने के बाद फॉर्मली 12th तक कॉमर्स का एजुकेशन लेने के बाद फाइन आर्ट में के लिए राइजा स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने एडमिशन दिया। आई वॉज इन फाइन आर्ट सेक्शन, पेंटिंग सेक्शन, ड्राइंग एंड पेंटिंग। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग। अप्लाइड आर्ट जो होता है वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट से कनेक्टेड होता है। पेंटिंग जो होता है वो टोटली जैसे हमारे म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वैसे पेंटिंग भी एक ललित कला का एक हिस्सा है। तो मैंने फाइन आर्ट्स किया, बाद में मास्टर्स किया, फिर टीचिंग के कोर्सेज भी किए, आर्ट टीचर्स डिप्लोमा किया, आर्ट मास्टर्स किया, फिर DPED किया, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। स्कूल में भी जॉब मेरा चालू है, लेकिन पेंटिंग मेरा कॉलेज के बाद से आज तक मैंने कंटिन्यू रखा है। वो पैशन है आपका? हाँ, नहीं वो कर रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ का एजुकेशन लिया है, जिसके लिए इतना हम फाइट करते हैं फैमिली के अपोज जाके, फैमिली में कोई नहीं चाहता कि पेंटर बने, क्योंकि उन लोग डाउट होता है ये आगे चल के करेगा। राइट। वो इनकम क्या जनरेट करे। राइट। जैसे आर्मी में कोई भेजता नहीं है अपने बच्चों को, वैसे यहाँ पे भी कोई भेजता नहीं है। लेकिन फिर फाइट करने के बाद अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो उसमें फिर हमारा कुछ रहा ही नहीं। इसके लिए आज तक पेंटिंग रखा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, हाँ। तो जरा दर्शकों को उन अवार्ड्स के बारे में बताएं। आपको मेरा स्टेट आर्ट का लास्ट ईयर का अवार्ड मिला मुझे। हाँ। पहले तो कॉलेज के टाइम पे ये था, स्कॉलरशिप था मुझे, टॉपर था मैं। राइट सर। तो स्कॉलरशिप था गवर्नमेंट का, और फिर बाद में क्राउन ऑफ द ईयर, मतलब 3 साल जो कंटिन्यूसली टॉपर रहता है उसको क्राउन ऑफ द ईयर ऐसा एक अवार्ड होता है। वाह। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो एनुअल शो है, स्टेट आर्ट का एनुअल शो था, वहाँ पे मेरा रेगुलर पार्टिसिपेशन पहले रहा था कॉलेज के टाइम पे। फिर बाद में वो फैमिली और ये सब होने के बाद थोड़ा सा वो पार्टिसिपेशन कम हो गया। फिर बाद में अभी वापस से किया, तो लास्ट टू लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेशन हुआ था और अभी लास्ट ईयर अवार्ड भी मिला। तो महाराष्ट्र स्टेट ने थोड़ा सा रिकॉग्निशन किया है, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। तो रिकग्निशन आपके काम के हिसाब से, मैंने आपका काम देखा है। और आपका जो एब्स्ट्रैक्ट काम है या आपका जो पोर्ट्रेट्स हैं, एक्चुअली देखने को मजबूर करते हैं दर्शकों को। तो हम उसके बारे में भी कुछ टाइम बाद में जरूर बात करेंगे। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल में पढ़ाते हुए आपका आर्ट, खुद का आर्ट कितना एनहांस होता है? वो पढ़ाई आपको, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना आपको कितना हेल्प करता है? देखो, आप भी स्कूल में थे, मैं भी स्कूल में था। हाँ। हमें भी एक ड्राइंग टीचर थे, आपको भी थे, मुझे भी थे। उन्होंने हमको कुछ तो सिखाया। राइट। मतलब हमारा जो बेसिक स्टार्ट जो होता है, ओके, फॉर्म्स क्लियरली समझते हैं,
मतलब सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये जो बेसिक्स फॉर्म्स है वो क्लियरली समझते हैं और वो उसको क्लियरली इंटरप्रेट करके वो ड्रॉ करता है बराबर से, उसके कैलिबर के हिसाब से वो करता है बराबर। हाँ, हाँ. तो उसमें कहाँ पे तो भी आर्ट का, क्राफ्ट का या तो आर्किटेक्चर का बीज अंदर है। ओके. तो वो उसको समझ के वो आगे चल के उसको डेवलप कर सकता है। तो फिर बाद में अपन स्कूल गवर्नमेंट के 2 एग्जाम्स है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स जो है, वो काफ़ी अपने को हेल्प करते हैं आगे इसमें आने के लिए। राइट. तो वहाँ पे शेड एंड लाइट का, फॉर्म का और उसका डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल रिप्रेजेंटेशन का नॉलेज हमारे सिलेबस में आ जाता है। राइट. तो अपने आर्ट की जो शुरुआत होती है वो वहाँ से होती है। फिर आगे चल के गवर्नमेंट के कोर्सेस है, अभी जे में है वो BFA है, वो 12th के बाद उनका एंट्रेंस है CTA, वो दे के करना पड़ता है। डिप्लोमा में कैसा है, क्या तुम 10th के बेसिस पे और तुम्हारा ग्रेड, इंटरमीडिएट का जो ग्रेड है उसका क्या ग्रेड है उसके हिसाब से एडमिशन हो जाता है। बोथ द कोर्सेज BFA एंड डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट. हाँ. आगे आप फिर फाइन आर्ट में, अप्लाइड आर्ट में आ सकते हो। तो एक जैसे एक कोई बच्चा है जो प्रॉब्ली 8, 9, 10th या 11th के आसपास है, इस एज ग्रुप में, जब उनके पास में आसपास में एक पीयर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि आपको करियर चूज करना है, एंड ये बात श्योर है उस बच्चे के दिमाग में कि ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट। अब पर उसको मतलब जो बेसिक सवाल आता है कि मैं क्या करूं, मतलब क्योंकि पेरेंट्स को हरदम यही लगता है कि यार आइदर यू शुड डू CA और या आप इंजीनियर बन जाओ या आप डॉक्टर बन जाओ या आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको 3 साल 4 साल 5 साल बाद में अच्छी जॉब मिल जाए, सेटल हो जाओ बेसिकली। उस बच्चे को कैसे उसको डिसाइड करना चाहिए, मतलब सेल्फ असेसमेंट पे, या मैं इस आर्ट फील्ड में कौन सी स्ट्रीम पकड़ूं, तो ये उसको कब डिसाइड करना चाहिए? इट इज अ फैक्ट, क्या पेरेंट्स लोग है ना इजी गोल करियर्स के लिए जाते हैं, क्या हमारा बच्चा जल्दी से सेटल हो जाए, उसका ब्रेड बटर उसको जल्दी से मिले। राइट. आर्ट में साधना है, साधना और तपस्या के बगैर हमें कुछ भी अचीव नहीं होता। परफेक्ट. यू डोंट थिंक दैट रोम वाज बिल्ट इन 1 डे। राइट. हाँ, राइट. आपको उतना करना ही है और उतना करने के बाद ही उतना मिलेगा। अभी उसमें पेरेंट्स का रोल क्या है, क्या उनको उनके बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्या उसको ऊपर वाले ने कुछ दे के भेजा है टैलेंट, तो लेट हिम एंजॉय एंड साइमल्टेनियसली वर्क ऑल्सो। जाकिर हुसैन जी को क्रिकेटर बनना था, उनको तबले में लेके आए उनके पिताजी। हाँ. तो अभी वो काफी खुश है उसमें और उनकी मेहनत भी है, मतलब उन्होंने उसको ईमानदारी से किया। हाँ, रोज रियाज प्रैक्टिस। हाँ, किया और करने के बाद वो ओपन हुआ, क्या मुझे क्या करना है और इसमें से मुझे क्या मिल रहा है। राइट. सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते, मतलब वो अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। हाँ. तो पहले सरस्वती ले लो, उसमें फिर लक्ष्मी जी तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो एक आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या कोर्सेज करने जरूरी हैं, कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जरूरी हैं, फिर बाकी कौन से कोर्सेज जरूरी हैं जिसके कारण से, जिसके बेसिस पे उनको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले। दूसरा, इसके बाद में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके पास में, मतलब राइट। तो थोड़ा इस पे थोड़ा बताइए। अभी एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट स्कूल लेवल में हमारा हो जाता है। हाँ। बाद में अगर डिग्री के लिए जाना है, VFA के लिए, हाँ। तो 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स, उसमें एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं दिया तो चलेगा? नहीं, एलिमेंट्री तो देना जरूरी, देना ही है, क्योंकि वो 10 मार्क्स उनके CET में ऐड होते हैं। ओके, सो एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट आर compulsory for any student to go in for? Compulsory means it is a plus point. It's a plus point. Government has not specified that criteria. Okay. But if you have appeared, then that 10th marks will go for you. Right. Okay. ऐसा है। तो 12th तक तो तुमको करना है any stream. हाँ. खाली आर्किटेक्चर के लिए साइंस चाहिए। Okay. But for applied art and painting and sculpture, इंटीरियर डिजाइनिंग है और टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, उसके लिए ये अपना 12th एनी स्ट्रीम चलेगा। ओके। खाली आर्किटेक्चर के लिए 12th के लिए साइंस चाहिए फॉर डिग्री कोर्स। फॉर डिग्री कोर्स। डिप्लोमा के लिए 10th
10th के बाद ही जाते हैं। हाँ, हाँ। और हमारा ग्रेड जो होता है इंटरमीडिएट का और हमारा 10th का परसेंटेज, उसके ऊपर मेरिट काउंट होता है। ओके। उसके आगे तुम्हारा 10+5 है, मतलब 1 साल का फाउंडेशन है, 4 इयर्स का स्पेशलाइजेशन है। ओके। और डिग्री में 12+4 है। ओके। फाउंडेशन ये कोर्स ऐसा है, मतलब इट इज अ जेन्युइन कोर्स, उसमें सभी आर्ट के असाइनमेंट्स है। मतलब उसमें टेक्सटाइल के असाइनमेंट्स है, आर्किटेक्चर के असाइनमेंट्स है, इंटीरियर के असाइनमेंट्स है, अप्लाइड आर्ट के असाइनमेंट्स है, पेंटिंग के असाइनमेंट्स है, सब असाइनमेंट्स, स्कल्पचर के असाइनमेंट्स है, सब असाइनमेंट्स को दो असाइनमेंट्स लेके ये कोर्स बनाया गया है। ओके। मतलब वो करते करते हमें पता चलता है क्या मेरा हाथ किस तरफ जा रहा है। ओके। मेरा हाथ अप्लाइड आर्ट के लिए है, मेरा हाथ स्कल्पचर के लिए है, मेरा हाथ पेंटिंग के लिए है। ये हमें वहाँ फाउंडेशन में क्लियर कट आइडिया आ जाती है। ओके। उसके बाद में आप खुद ही वो दिशा में चले जाते हो। ओके। अभी आपने फाइन आर्ट का कोई भी कोर्स कर लिया, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग भी फाइन आर्ट में आता है, ओके। टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी फाइन आर्ट में आता है, ओके। और हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग भी है, स्कल्पचर है, और अप्लाइड आर्ट तो है ही है, उसमें एडवर्टाइजमेंट है। तो अभी अप्लाइड आर्ट वाले मोस्टली क्या करते हैं, वो लोग एनिमेशन में जाते हैं। ओके। हम लोग भी जाते हैं। तो हमारा कैसे लैंडस्केप और ये सब करने की वजह से क्या होता है, हम ज़्यादा लेआउट डिज़ाइनिंग में जाते हैं। ओके। बैकग्राउंड डिज़ाइनर में ज़्यादा जाते हैं। स्केचिंग जिसका अच्छा है, इलस्ट्रेशन जिसका अच्छा है, वो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में जाएगा। ओके। एनिमेटर भी बनता है। ये तो हुआ 2D का, राइट। जो डिज्नी के जो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है उसको फॉलो करके प्रॉपर वो कन्वेंशन क्लासिकल डिज्नी पैटर्न का एनिमेशन जब सीखोगे तब तुमको 3D का समझ में आ जाएगा। ओके। 3D इज नथिंग, इट इज अ सॉफ्टवेयर। हाँ। व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग योर ड्राइंग इनटू अ सॉफ्टवेयर, ओनली द एडवांटेज इज दैट हमको पहले पेंसिल से हर एक ड्राइंग करना पड़ता था। यहाँ पे ड्राइंग करना नहीं पड़ता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड वो मोशन पकड़ ले लेता है। ओके। खाली हमको बीच के कीज को सेट करना पड़ता है। राइट। लेकिन वो कब होगा, जब तक तुम्हारा स्केचिंग, इलस्ट्रेशन, तुम्हारा ह्यूमन बॉडी जेस्चर के ऊपर जब तक तुम्हारा पकड़ नहीं होगा तब तक तुमको समझेगा नहीं। सही है। दूसरा क्या है उसमें, ड्रामा जब तक तुमको पता नहीं चलता है, ड्रामा ना उसी एनिमेटर जो बनता है वो क्या है, ही इज अ एक्टर विद अ पेंसिल। ओके। वो खुद एक्टिंग नहीं करता है लेकिन वो उसके कैरेक्टर्स को एक्ट करवाता है। सही बात है। तो ही इज द एक्टर विद द पेंसिल। तो जब तक तुमको ड्रामा नहीं समझेगा, ड्रामा के जो ये फंडास जो है, एक्सप्रेशन कहाँ है, इमोशन क्या है, कैसे है, कैसे मूव करेगा, कैसे चलेगा, कैसे बैठेगा, कैसे डायलॉग डिलीवरी करेगा, ये जब तक तुमको समझेगा नहीं तो तुम एनिमेटर नहीं बन सकते। तो तुम्हें दूसरा लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, लेआउट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो लेना पड़ेगा। फील्ड में जॉब है, जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, फील्ड वास्ट है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमें वहाँ कहाँ फिट होना है वो हमारे काम के ऊपर और हमारे लाइकिंग के ऊपर है कि ये मुझे जमेगा, ऐसा मैं ये कर पाऊंगा, ऐसे इसके ऊपर है। नहीं तो टीचिंग ऑप्शंस भी है, एटीडी करेंगे 12th के बाद, सिर्फ डायरेक्टली एटीडी के लिए जा सकते हैं। एटीडी करेंगे तो स्कूल में टीचर बन जाओगे, महाराष्ट्र के, दूसरे स्टेट का अलग है, वो लोग का क्राइटेरिया अलग है, अपना कैसा एटीडी करोगे तो महाराष्ट्र में कोई भी स्कूल्स में जॉब पे आ सकते हो। और एटीडी आगे पढ़ना है तो एटीडी के बाद सेकेंड ईयर में हमें एडमिशन मिलता है पेंटिंग में, तो वहाँ पे पढ़ भी सकते हो आगे चल के। और थोड़ा सा आगे जाके तुमको प्रमोशन लेवल अप्रेस करना है तो एएम करो, 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद एएम करोगे, आर्ट मास्टर्स का डिप्लोमा है, तो तुम्हारा थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा, ऐसा। ओके। तो ऑप्शंस है। स्कल्पचर भी काफ़ी अच्छा है, स्कल्पचर में बहुत कम सीट्स है, 5 से 7 ही बच्चे लोग को वो लोग लेते हैं, 10 के अंदर ही लेते हैं। और स्कल्पचर आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड, मतलब है ही नहीं है। और परफेक्टली करने वाले तो बहुत ही कम है, मतलब परफेक्टली मतलब जैसे हमें चाहिए वैसे बहुत कम है। तो स्कल्पचर में भी बहुत बढ़िया स्कोप है, राइट। तो आप जब अंदर जाओगे तभी वो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, क्या मुझे क्या करना है। पहले तो हमको जाना है सिर्फ पेंसिल और पेपर से। इंटरमीडिएट करने के बाद में
फाउंडेशन तो फाउंडेशन करना जरूरी हो जाता हाँ, है। जरूरी है। अगर आपने 10th के बाद में किया, नहीं तो 12th में 50% मार्क्स आ गए आपके, हाँ, तो इन एनी स्ट्रीम 50% मार्क्स आए तो आप सीईटी देना है आपको। सीईटी देना है, एंड उसमें इंटरमीडिएट के मार्क्स आपको हाँ, काउंट ऐड कर होते जाते हैं। हैं, ऐड हो जाते हैं। आपके 12 के मार्क्स, हम्म, आपके सीईटी के मार्क्स और इंटरमीडिएट के मार्क्स, ये टोटल अप होके फिर आपका मेरिट जनरेट होता है। जब वो फाउंडेशन करता है बच्चा, तब उस फाउंडेशन कोर्स में उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, बिकॉज हर 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 स्ट्रीम के लिए दो पेपर्स होते हैं, तो दो उसको असाइनमेंट्स है, दो तीन असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट। उन असाइनमेंट्स में उसको समझ में आ जाता है कि बेसिकली वो कौन सी स्ट्रीम में जाएगा। हाँ। वंस ही कैचेस वन स्ट्रीम, तो उसके पास में रास्ते खुल जाते हैं बेसिकली, हाँ। कि फिर उसके पास में करियर ऑप्शंस बहुत हैं, राइट। यस। बस द वर्ड ऑफ कॉशन या ये थिंग ये है कि वो 5 साल पूरी तपस्या, पूरी मेहनत हाँ, करके देनी हाँ, जरूरी है। हाँ, मतलब अगर आपने उस तपस्या को छोड़ दिया तो आप लैग कर जाओगे पीछे। मतलब क्या है, आपको वो पता नहीं चलेगा आपने क्या लाइक किया है, लेकिन हाँ, वो बाद में आपको समझ में आएगा क्या तभी मैंने ये करना चाहिए था। हाँ, तो जैसे अभी देखो अपना फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट बिजनेस इज द बिगेस्ट पेइंग बिजनेस। राइट। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी हमारा बहुत योगदान है। जैसे सेट डिजाइनर हो गया, राइट, आर्ट डायरेक्टर जो आर्ट बोलते डायरेक्टर्स हो जाते हैं। हाँ, अपने जो नितिन देसाई थे, हाँ, वो उन्होंने तो काफी बड़े बड़े सेट्स किए। राइट। तो ये सेट डिजाइनर जो होता है वो भी आर्टिस्ट होता है, जो काम करता है सेट लगाने का वो भी आर्टिस्ट होता है। आपने नितिन देसाई जी के साथ में काम किया हुआ है ना? हाँ, नितिन देसाई के साथ जुड़ा हूँ लेकिन हाँ, काम नहीं किया। अच्छा। ऐसा आर्ट डायरेक्शन भी एक अच्छा ये है। बाद में जो फिल्म्स के एड्स होते हैं वो भी एक बड़ा फील्ड है। राइट। तो फील्ड की कुछ कमी नहीं है अपने पास, अगर ये चल गया हमारा क्या करना है। हाँ, देखो काम तो सब जगह करना है, राइट। और काम आप अगर काम अच्छा कर रहे हो तो अच्छे काम करने वाले की जरूरत है आज भी। राइट, राइट, राइट। और किधर भी अगर हमें जो कॉलेज में सिखाते हैं या कुछ असाइनमेंट देते हैं तो उसके ऊपर उसके पीछे कुछ रीजन है वो देने के पीछे, तो वो तुमने वो समझ के करना चाहिए, न कि तुमने मोबाइल पे रेफरेंस ले लिया और मैंने कर लिया। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी किसी ने किया हुआ है, तो किसी ने किया हुआ तो परोसा हुआ थाली में सिर्फ खा के संतुष्ट होना है, उसमें आगे तुमको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा है। लेकिन जब तुम खाना बनाना सीखोगे तो यू आर इन एनी सर्कमस्टेंसेस यू कैन ईट, यू कैन स्टे फिट, ऐसे है। तो वो जो हमारे सिलेबस में जो भी असाइनमेंट्स हैं वो तुम लोग ने उसके ऊपर सोच के, उसके ऊपर रिसर्च करके वो असाइनमेंट पे काम करना चाहिए। अगर आपको स्केचिंग करने के लिए कहते हैं तो कम से कम दिन के 30 स्केचेस तो भी तुमने करने चाहिए, क्योंकि तुम्हें लाइफ टाइम ड्राइंग ही करना है, और ड्राइंग से ही तुम्हारा अगर घर चलने वाला है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है करने में। मैंने काफी आर्टिस्ट से और काफी सीनियर आर्टिस्ट से सुना है कि 50-50, 60-60 साल की उम्र में आने के बाद भी वो रोज पहले 10 मिनट सिर्फ स्केचिंग करते हैं। तो रोज की स्केचिंग जरूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स से भी मैंने ये सुना है कि उनके मास्टर्स उनको एक दिन के जब तक 30, 40, 50 स्केच बना के नहीं लाओगे तो अगला स्टेप दिखाते ही नहीं है उनको। सो दिस इज द बेसिक, वो कसरत की बेसिक उठक बैठक है। हाँ। कि आपका जैसे हमने म्यूजिक ले लिया ना, हाँ। तो जब तक तुम्हारा सुर जगह पे नहीं आता, हाँ, तुमको सारे गम ही खींचने को बोलेगी। सही बात है। सा लगाते रहो, सा हाँ, लगाते रहो। हाँ, 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 हाँ। कभी तो भी तुम भी बोर हो जाओगे, अरे मैं कितना दिन से सा लगा रहा हूँ ऐसे। लेकिन वो हमें नहीं समझ में आता है, वो जो सिखा रहा है ना गुरु उसको समझ में आ रहा है क्या वो लगा कि नहीं लगा। राइट, राइट। तो स्केचिंग करते वक्त हम जब स्केचिंग कर रहे हैं ना, वी नेवर नो what we are doing, but slowly that sketch only teaches you। और हमारा हाथ क्या होता है, देखो हमारा सब विजुअल है। हाँ, समझ में? हाँ, हमारा सब विजुअल है। हम हाँ, जो देखते हैं वो माइंड रिसीव करता है, वो हमारे पीछे किधर तो स्टोर होता है और वो हमारे इन फ्यूचर हाथ में से बाहर आता है। तो जब हम कोई भी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख जो है उसके कॉन्टोर्स में ट्रैवल करती है। ओके। तो ट्रैवल करने के बाद क्या होता है, हमको वो समझ में आता है कि ऐसे बेसिकली एनाटॉमी और प्रोपोर्शन हम वहीं से सीखते हैं। राइट। करना चाहिए तुम्हें, करते करते समझ में आता है इसका हेड बड़ा हो गया, हाँ। इसका हाथ थोड़ा सा अलग हो गया, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ये ऑड लग रहा है मतलब वो मिस्टेक,
वो हमारा मन हमको कहते रहता है, लेकिन वो हमारा प्रैक्टिस या तो हमारा स्टडी कम पड़ जाता है तो वो करेक्ट होता नहीं है। तो जब हम वो उतना इनपुट डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो हो जाए। एग्जैक्टली आपकी बेसिकली मसल मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है और आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाता है। सो जब आप जितना एक लाइन पे आप लाइन करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रिस्ट से करना है कि राइट। सी वी आर मूविंग अराउंड विद सो मेनी पीपल। हम आग बंद करके तो चलते नहीं चलते, सही बात है, दुनिया देख के चलते हैं। हाँ, तो इतने साल का हमने देखा हुआ है, कर तो हम अभी रहे हैं, लेकिन हमने बचपन से आज तक देखा हुआ है बहुत सारा चीज, और वो यहाँ पे है, कहाँ पे तो भी मेमोरी में स्टोर है। तो ये जो देखा हुआ चीज है ना, वो तुरंत हमको पकड़ लेता है। रियलिस्टिक जो भी पेंटर्स है उन लोग को इतना संभाल के काम करना पड़ता है ना, किधर भी उनका प्रोपोर्शन आउट हो गया ना वो तुरंत दिख जाता है। क्योंकि जो लेमैन है वो भी सम पकड़ लेगा उसको क्या, तो वो भले ना करे लेकिन उसने देखा तो है। एग्जैक्टली तो इसके लिए हमें कितना उससे रियाज करके उसको परफेक्ट करना है वो तभी समझ में आता है। आपने जब अपनी आर्ट की जर्नी शुरू की तो वहाँ से जो स्टाइल्स आपने डेवलप की, आपको क्या क्या काम आपने किया, तो थोड़ा सा आप अपने काम पे, आपकी स्टाइल पे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहले तो रियलिस्टिक ही काम होता है, जैसे अपना स्टडी पेंटिंग फ्रॉम लाइफ, ड्राइंग फ्रॉम लाइफ जो होता है, मॉडल बैठता है, हम लोग काम करते हैं सामने, तो ये तो काम होता है स्टार्ट में। तो जब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। मेरा पोर्ट्रेट अच्छा था, वाटर कलर का लैंडस्केप्स भी मैंने बहुत काम किया वाटर कलर में। हाँ, एग्जिबिट बहुत कम किया, काम करता हूँ, वाटर कलर का काम तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, पोर्ट्रेट का भी काम मैं कंटिन्यू करता हूँ। जर्नी वर्ल्ड मेरी नहीं, वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। जब कैमरा नहीं था तभी पोर्ट्रेट्स की ज़रूरत थी, मतलब राजा महाराजों को भी थी, लेमैन को भी थी, हमारे डियर नियर जो लोग हैं वो हमारे साथ होने चाहिए। पोर्ट्रेट्स उसके वजह से बने। फिर बाद में धीरे धीरे एकेडमिक, मतलब वहाँ पे फॉरेन में देखेंगे तो पोर्ट्रेट पे बहुत काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, और कलर एप्लीकेशन पे भी बहुत उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया। लियोनार्डो से स्टार्ट करो, माइकल एंजेलो लो, राफेल लो, रेम्ब्रांड लो, सार्जेंट ले लो, इन लोग का काम, मतलब रूबेंस ले लो, पीटर पॉल रूबेंस ले लो, वेलास्क्वेज ले लो, ये लोग सब लोग जो है फ्रॉम द अर्ली रेनेसांस टू द हायर रेनेसांस टिल डेट अभी भी उन लोग काम कर रहे हैं पोर्ट्रेट पे। पोर्ट्रेट इज़ अ वेरी गुड मीडियम ऑफ स्टडी। वो क्या हमको सिखाता है, क्या हमको अगर रियलिस्टिक काम करना है तो हमको डिटेल में काम कैसे करना है, क्या करना है, वो सिखाता है हमको। और जिसको भी करना है डिटेल में, ऑयल में करता है। लेकिन जब कैमरा आने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा एक बैकफुट पे चला गया। तो फिर हमारा पोर्ट्रेट कहाँ पे रहेगा, हाँ, ये क्वेश्चन मार्क आ गया फील्ड में। फिर वैन गॉग के ऊपर सब लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया। क्या वैन गॉग ने पोर्ट्रेट्स बहुत अलग तरीके से की। ही नेवर अप्लाइड स्किन टोन। हाँ, सही है। उसको जो फील हुआ उसने वो वहाँ पे उसके लगाए। उसका कलर एप्लीकेशन का मेथड भी अलग। दैट वाज समथिंग इनोवेटिव। वो एक आ गया, पोर्ट्रेट का एक मेथड आ गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ कि फाइन आर्ट्स में भी क्या हुआ, आप देखोगे क्या कॉलेज में पैच वर्क में काम होता है, स्मूथ रेंडरिंग में बहुत कम काम होता है, पैच वर्क में काम होता है। वो पैच वर्क में क्या होता है, यू गेट द लिबर्टी ऑफ टू एक्सप्रेस थ्रू कलर एप्लीकेशन। मतलब अगर मुझे यहाँ ऐसा बोल्ड स्ट्रोक मारना है, हाँ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आउटलाइन के बाहर जा रहा है या क्या हो रहा है, मैं मार दूंगा, मुझे सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो आई विल अप्लाई। तो पोर्ट्रेट यहाँ पे रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, वापस से वो ट्रेंड वापस से आ रहा है, क्या स्मूथ रेंडरिंग की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आर्टिस्ट का फ्रीडम चला जाता है। ओके। क्योंकि अब तुम डेलिबरेटली उसको मिक्सिंग कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बोल्डली अप्रोचिंग टू द सब्जेक्ट, यू आर कॉन्शियसली डूइंग दैट।
So where you are consciously doing something, then the expression goes off as per my feeling. हाँ, मैं आप ही की स्टाइल की बात कर रहा हूँ। expression goes off. Let it be raw, let it be rustic, let it be bold. उसका अपना एक ब्यूटी, उसका अपना ब्यूटी। आपके पोर्ट्रेट्स में बेसिकली वही मजा आता है जब मैं वहां पे छोड़ देता हूँ, उसके आगे मैं काम नहीं करता। एग्जैक्टली, मैंने बहुत सारा, मैंने आपको लाइव करते हुए भी देखा है। आधे में छोड़ देता हूँ किधर किधर। हाँ, मुझे जितना वो आदमी के बारे में लगता है या कुछ लगता है, हाँ यह यहाँ तक ठीक है, राइट, छोड़ देना। उसके आगे क्या होता है, वो ओवर डूइंग हो जाता है। दैट इज द डिश इज टेस्टलेस बट द गार्निशिंग इज ब्यूटीफुल। सही बात है। ऐसा पोर्ट्रेट तो होता है और एक पिक्टोरियल कंपोजिशन एक सब्जेक्ट होता है। ओके। जैसे हमारे मेमोरी ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट्स को हम लोग एडवांस्ड रूप में पिक्टोरियल कंपोजिशन में लेके आते हैं। तो वहां पे कैसे होता है, थोड़ा सा फ्रीडम होता है, तुम फिगर्स को तुम्हारे हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या ब्रेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसमें भी दो पार्ट है, रिप्रेजेंटेशनल एंड नॉन रिप्रेजेंटेशनल। तो रिप्रेजेंटेशनल में क्या होता है, ये सारे जो फिगरेटिव वर्क्स जो है, या तो जो हमको देख के समझ में आता है कि दिस फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, वो रिप्रेजेंटेशनल में आ जाता है। ओके। और नॉन रिप्रेजेंटेशनल में क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज टोटली रिप्रेजेंटिंग नथिंग। देखो जीरो में बहुत कुछ है। हाँ। तो फ्लूट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना, जब तक वो हॉलो अंदर नहीं है, उसमें से वो रिदम नहीं आएगा। तो दैट इज द डिवाइन हॉलो, ऐसा म्यूजिशियंस कहते हैं, राइट। तो एंड इट इज ट्रू। तो वैसे नॉन रिप्रेजेंटेशनल में तुमको खुद को ढूंढना है, यहां से एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब पिकासो वाज एन एक्सीलेंट पोर्ट्रेट पेंटर, रियलिस्टिक वर्क वाज मार्वलस। और वो पोर्ट्रेट में तुम क्या करोगे, करके क्या करोगे, वही नाक, वही कान, वही आंख, वही मुंह, वही स्कल, वही जगह पे कितने साल करोगे। सही है। रेम्ब्रा डिड समथिंग न्यू। रेम्ब्रा ने क्या किया, ऑन हिज एवरी बर्थ डे ही वो साल में वो एक पोर्ट्रेट करता था। ऐसे उसने 66 67 ऐसा पोर्ट्रेट्स किया। नाउ सी द फर्स्ट पोर्ट्रेट एंड सी द लास्ट पोर्ट्रेट, द चेंज वाज विजिबल। पिकासो ने वही किया। फिर उसने क्या किया, ये कान इधर लेके आया, ये नाक इधर लेके गया, आंख इधर लेके गया। वी ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट विद द पोर्ट्रेट। तो हम एक सेम चीज करके, जब हमें पता नहीं चलता कि आगे करना क्या है, तो वो जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है ना, वही तुम्हें का जर्नी पे लेके जाता है। क्या मैं ये करूँ, क्या वो करूँ, क्या इस पे करूँ, उस पे। एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, वो हमारे आसपास में ही है। हम एब्स्ट्रैक्शन में ही है, जी रहे। रियलिस्टिक में क्या है, वो फॉर्म हमको पता है क्या है। झाड़ है तो झाड़ पता है, पत्ते है तो पत्ते पता है, फूल है तो फल है तो पता है। लेकिन अगर तुम उसको काटोगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अभी आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो मार्बल है आपके इधर, मकराना का मार्बल जो फेमस है। जब मार्बल के पहाड़ी को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मार्बल का पहाड़ी, लेकिन जब मार्बल वहां से निकलता है तो उसका स्वरूप बदल गया होता है। और आप जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उस पे के लाइंस, उसके से टेक्सचर, उसके से फॉर्म, ये हमने तो बनाया नहीं, ऊपर वाले ने बनाया। तो उसमें भी ब्यूटी है, वो ढूंढना है हमको। वो जो फॉर्म का जो ब्यूटी है, वो तुमको लेके जाएगा एब्स्ट्रैक्शन पे। खाली तुमको यू हैव टू गो बियॉन्ड, यू हैव टू विजुअलाइज बियॉन्ड। अभी इसमें क्या है, आप अगर फॉर्म में अटके रहोगे ना, तो फॉर्म में ही अटके रहोगे। मतलब एक सब लोग आपके इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, समझ में। आप यहाँ पे कोई फिगर रहे, तो वहाँ पे रुक जाएगा, अपना थॉट रुक जाएगा। क्या है वहाँ पे, क्योंकि वो एकदम डेफिनेट हो गया। वो डेफिनेट हो गया। You are giving the answer there. Yes. The puzzle is solved. Right. But here the puzzle should never be solved. In abstractism. So that circle should be incomplete. You should go deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. Okay. Go on experimenting with colors, go on experimenting with textures, go on experimenting with shapes, forms, whatever.
just play. Okay. Just play with yourself and play with the colors. Somewhere it will reach. आप पोर्ट्रेट्स भी करते हैं, आप वाटर कलर भी करते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इन सब फॉर्म्स में आपको कौन सा फॉर्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है? See, I basically work on tantra. हाँ. But tantra is a very pure form. Okay. तंत्रा वो विद्या है और वो एनर्जी का फॉर्म है, तो उसको उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते. हाँ. दैट विल चार्ज अप. वो एनर्जी चार्ज अप होगा, उसका इफेक्ट्स भी आएगा. ओके. तो और उसका जो कलर्स है, उसका लैंग्वेज है, उसका मीनिंग है, उसका फॉर्म्स है, वो डेफिनेट है. तो फिर हम भी स्टकअप हो जाएंगे. तंत्रा का जो कॉन्सेप्ट है, बेसलाइन जो है, वो बेसलाइन पे मैं काम कर रहा हूँ. ओके. See, the most beautiful creation of God is the female form. अगर आप सोचोगे क्लोजली, हमको देखोगे तो उनको देखोगे, तो वो लाइन में भी है ना ग्रेस. राइट. Whether you draw or whether you don't draw, you observe. So सबको उसका अट्रैक्शन है ही है. हम ऐसा बोल नहीं सकते कि कोई भी उसके पास अट्रैक्ट होगा नहीं. सही है. नाउ हाउ यू रिप्रेजेंट फीमेल फॉर्म, इसमें फिगरेटिव में आएगा तो वो दिखेगा भी और उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी होगा. होने का चांसेस है. हाँ. तो इसको इंटरप्रेट कैसे करने का, तो सिंबॉलिक वे में करो. ओके. प्री हिस्टोरिक जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन लोग ने ड्राइंग किया. नोबडी टॉट देम. दे वर डूइंग, they could have done the realistic drawing. हाँ. ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते थे. एनिमल्स का ड्राइंग उन लोग ने रियलिस्टिक किया. हाँ. थोड़ा हार्डवर्क करते थे तो ह्यूमंस का भी रियलिस्टिक करते थे. बट दे प्रेफर्ड गोइंग सिंबॉलिक. राइट. तो सिंबॉलिक इज मोर एक्सप्रेसिव ऐसे. ओके. तो सिंबॉलिज्म में हमारा खुद का एक लैंग्वेज भी बन जाता है और वो पेंटिंग भी होता है और किसी का हर्ट भी नहीं होता है फीलिंग. और बाद में धीरे धीरे समझ में आता है क्या करना है. अभी मैं वाटर कलर ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा काम है. इवन मैं एक्रेलिक्स में जब करता हूँ, ऑयल में बहुत कम किया है, एक्रेलिक्स में ज़्यादा किया, क्योंकि वो एक्रेलिक जल्दी सूखता है. तो उसके ऊपर लेयर एंड लेयर हम ले सकते हैं. ऑयल को सूखने में 1 हफ्ता जाता है. तो उतना पेशेंस नहीं है, या तो कभी थॉट चेंज हो जाता है. ऐसा हो जाए. तो एक्रेलिक अच्छा पड़ता है पेंटिंग के लिए. तो एक्रेलिक में भी, मेरे पेंटिंग में मैं हैवी लोडिंग नहीं करता हूँ. ओके. मैं ट्रांसपेरेंसी में ही काम करता हूँ. धीरे 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 एक लेयर मारने के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर. ओके. फिर उसमें समझ में आता है. हाँ. लाइट पेंट करना इजी है. हाँ. डार्कनेस को पेंट करना डिफिकल्ट है. शेड को पेंट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि शेड में आप रात में सोते हो, रात में सोने के बाद कभी बीच में आँख खुल गई आपकी और आप पानी पीने के लिए उठते हो, तो आपको अंधेरा है टोटली, फिर भी आपको दिखता है. राइट. यू कैन रियलाइज द फॉर्म, यू कैन रियलाइज द शैडोज. दैट प्ले इज वेरी, आई थिंक सो, ड्रामेटिक. राइट. लाइट तो ऑन किया तो सब दिख रहा है अपने. तो वो जो है ना, अब मेरे पेंटिंग में भी जो है ना, वो डार्कनेस में से धीरे 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 जो आता है, दैट इज, क्या बोलते हैं ना उसको, मिस्टिकल है. ओके. तो मेरा ऐसा काम करने का प्रोसीजर ऐसा है कि मुझे मिस्टिकल पेंटिंग्स, या तो मिस्ट्री, तो गूढ़ जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा अपीलिंग है, रादर देन गोइंग फॉर मोर ब्राइट एंड लाउड कलर्स एंड ऐसा. वो गलत है, ऐसा नहीं है. अपना अपना तरीका है, अपना लाइकिंग है, अपना ये. किसी को वो ब्राइट एंड गॉडी कलर्स पसंद आते हैं तो वो वैसे काम करते हैं. किसी को ज़्यादा टेक्सचर्स पसंद आता है तो ऐसे काम करते हैं. तो सर, जैसे आप रियलिज्म भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिज्म भी करते हैं, तो जैसे रियलिज्म का कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं हम, तो हमें पहले हमने कुछ चीज़ बनाई और फिर सोचा, और जब हमारा एंड रिजल्ट आता है तो वो 19-20 उतना एंड रिजल्ट आ जाता है. एब्स्ट्रैक्टिज्म में जब आप काम करते हैं तो आप सोचते हैं और जब तक वो बनता है तो वो भी वैसा ही आता है जैसा आपने सोचा बनता है, या मतलब कहीं और पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट में हम प्लान नहीं करते. ओके. वी गो विद द प्रोसेस. ओके.
अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैंने ये वॉश दिया, सपोज मैंने सैप ग्रीन का वॉश दिया, सो आई विल सी हाउ फार द सैप ग्रीन इज सुटेबल, दिख रहा है क्या दिख रहा है नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके ऊपर मुझे अगर येलो ऑकर का वॉश देना है तो मैं वो ऑकर का वॉश देता। सो दैट इज नॉट प्लान्ड, ओके, एंड द रिजल्ट कैन वेरी, अच्छा, डेफिनेटली वेरी, एंड इट शुड वेरी बिकॉज दैट इज द बोलते हैं ना, उसका प्रोसेस है वो, और उसका मजा भी उसमें है क्या, नथिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज प्लान्ड। तो वो होते जाता है, मेरे अपने मन को जैसा लगा तो होते गया, तो फिर वो किधर तो भी ठीक है, अभी अब बस। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने बस कैनवस लिया और आपने कलर फेंका और कलर से, ऐसा तो होता नहीं। आप जब कुछ बनाने, एब्स्ट्रैक्ट में बनाने की करते हैं तो देयर इज, जैसे आपने बोला तंत्र, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग, देयर इज सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फॉर्म, ठीक है, डेफिनेट। तो वो फॉर्म को आप, वो उस फॉर्म को तो वैसा ही रखते हैं, पर उसके अंदर कैसा उसका ट्रीटमेंट है। पेंटिंग जब करना होता है हाँ मुझे, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई अभी लास्ट टाइम जो काम किया था उससे थोड़ा मुझे अलग करना है, ऐसे सोच के मैं चलता हूँ, ओके, और मैं उसके ऊपर सोचता हूँ क्या होना चाहिए, क्या करे, क्या होना चाहिए। ऐसे करते करते कुछ एक रफ इल्यूशन आता है, राइट, रफ इल्यूशन आने के बाद हम थोड़ा सा स्केचेस करते हैं, ओके, कहाँ पे उसको कंपोज कैसा करना है उसका थोड़ा सा स्केचेस करते हैं, बट दैट स्केच इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, इट कैन 100% चेंज। तो वो स्केच से स्टार्ट करने के बाद, कलर एप्लीकेशन करने के बाद, एक लेयर लगने के बाद, धीरे 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 हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, वो चेंज होने वाला होता है, इट शुड चेंज, ऐसा। तो वो चेंज होगा तो अच्छा होता है। सी मैथ्स का कैलकुलेट 2+2 = 4, एवरीबडी नोज, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टिक टू दैट फॉर्मूला, तो तुमको एंड रिजल्ट मालूम है, राइट, एंड द पीपल हु आर वाचिंग दैट विल आल्सो नो कि ये आगे जाके किधर रुकने वाला है। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका 2+2 उसका 8 भी होना चाहिए, या तो 16 भी होना चाहिए, या 0 भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट इज अ फॉर्म, ओके, इसमें रिप्रेजेंटेशनल एंड नॉन रिप्रेजेंटेशन, ये 2 क्राइटेरिया है। तुमको अगर नॉन रिप्रेजेंटेशनल में काम करना है तो तुम पहले सोचो मैं को क्या करना है, मतलब मैं कहाँ से करूँ, मैं कलर लूँगा, इंक लूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँ, फेविकॉल लूँगा, प्लास्टर लूँगा, क्या लूँगा, लेयर डालूँगा, क्या, ये सब एक्सपेरिमेंट्स करो। ओके, मतलब कैनवस पे एक दिन प्लेन कलर लगाओ, एक दिन कलर लगा के उसको ब्रेक करो, वो कुछ आता है सॉल्यूशन उसमें से, वो क्रैकल हो जाता है, क्रैकल होता है, वो डाल के देखो, केरोसिन डाल के देखो, ऑयल टर्पेंटाइन में, टर्पेंटाइन का परसेंटेज बढ़ा के देखो ऑयल में, ये सब एक्सपेरिमेंट्स करो। समझा। एक्सपेरिमेंट्स करने में पीछे मत हटो, ओके, गॉट इट। एक्सपेरिमेंट्स करोगे तभी तुमको कुछ तो मिलेगा। फिर कलर के साथ दूसरा मीडियम्स इनकॉर्पोरेट करो, इंक डाल के देखो, कलर के ऊपर इंक डाल के देखो, या इंक के ऊपर कलर डाल के देखो, पिस्टल डाल के देखो, हमारे आजू बाजू में जो भी मिलता है वो डाल के देखो, हाथ से कलर लगा के देखो, ब्रश से कलर लगा के देखो, स्पंज से कलर लगा के देखो। ऐसे करते रहोगे तो वो एक न एक दिन आपके प्रोसेस में बैठेगा। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, और मुझे जो करना है, बताना है, वो इसमें से आ रहा है। राइट, यही मेथड है, सारे लोग यही करते हैं, लेकिन इतना ही क्या, वो लोग दे डू इट ऑनेस्टली एंड डू इट कंटिन्यूस। कलर के साथ खेलोगे नहीं, कलर का जो फियर है, सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट का फियर है ना, हमारे इसमें से निकल जाना चाहिए, तो ही हम वो सब्जेक्ट के करीब जाते हैं। राइट, ऐसे है तो तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट का फियर है, स्केचिंग भी करते हो तो गो बोल्डली, बैठो मार्केट में, रेलवे स्टेशन में बैठो, एक कॉर्नर पकड़ लो पहले तो, ताकि तुमको ऐसे लग रहा है पब्लिक फेयर है कि मुझे कोई ना देखे, तो छोटा सा एक बुक, छोटा बुक कैरी करो और एक कॉर्नर पकड़ लो। एक्चुअल में किसी के पास टाइम नहीं है हमारे पास आके रुक के देखने, किसी के पास टाइम नहीं है, और हम कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है कि रुक के देखेगा। मतलब हमारा काम आसानी से मार्केट में या इधर उधर से तो चल सकता है, राइट, लेकिन वो लाइव स्केचिंग करना चाहिए। जितना तुम वो स्केचिंग करोगे ना, सिर्फ स्केच करते करते ही तुमको किधर तो फॉर्म का लाइकिंग होगा,
किधर तो उसका होगा शेप्स का लाइकिंग होगा, देखोगे बनाओगे, आपको मालूम होना चाहिए वो तो पेड़ कैसा दिखता है, कैसे आजकल क्या हो रहा है, देखते ही नहीं, देखते ही नहीं, वो सिर्फ मोबाइल पे देखते हैं, वो फील ही नहीं करते। पेड़ को फील करोगे तो पेड़ का टेक्सचर पता चलेगा, पत्ते का टेक्सचर पता चलेगा, राइट, जमीन को छुओगे तो जमीन पता चलेगी, एनर्जी ट्रांसफर होंगी ना, एनर्जी ट्रांसफर होगा, फीलिंग्स ट्रांसफर हो गए, हाँ, हम एक दूसरे को छुएंगे, राइट, तो वो जो है ना वो जरूरी है। यू शुड गो आउट, अपना स्केचबुक ले जाइए, एक छोटा सा किट लेके जाइए, वो लेके जाके गो आउट, बीच पे जाके बैठो, किसी गार्डन में बैठो, पूरा खराब हुआ दीवार होता है, हाँ, सीमेंट निकल गया होता है, पेंट निकल गया होता है, हाँ, एक छोटा सा विंडो कट करो, हाँ, और वो दीवार पे घूमो लेके, नहीं तुमको 100 पेंटिंग वहां पे मिले ना तो मुझे बता दो, राइट, एक छोटा सा कार्डबोर्ड कट करो, उसके अंदर विंडो कट करो और ऐसा लेके निकलो, हाँ, तुमको 1000 फॉर्म मिलेंगे वहां पे, एग्जैक्टली, राइट, बिकॉज आप उसको ध्यान से और देख वो रहे हो, टेक्सचर, वो फॉर्म, वो फ्रेम में आ जाने के बाद हाँ, अलग हो जाता है, वो जो डायरेक्टर पहले ऐसे हाँ, करते थे, वैसे वो करो, बाद में वो सेम टू सेम करने का कोशिश करो। नया, मतलब ये मेरे लिए इंसाइट हो गया कि मतलब आपने अगर फिगर की स्टडी बराबर की तो उस फिगर को आप एब्स्ट्रैक्टिज्म की तरफ ले जा सकते हो, और फिर उसको चाहे वो आप सल्वाडोर दाली का काम देखो, हाँ, सल्वाडोर दाली सर रियलिज्म में काम करता है, हाँ, सर रियलिज्म मतलब क्या होता है, हम जो ड्रीम में देखते हैं वो हम पेंट करते हैं, ओके, इट इज नॉट रियलिज्म, इट इज सर रियलिज्म, हाँ, तो उसने क्या किया, यंग एज में हमें क्या ड्रीम्स आते हैं, हाँ, वियर्ड ड्रीम्स आएगी, राइट, साधु संत के ड्रीम नहीं आने, हाँ, भगवान के ड्रीम नहीं आने, वियर्ड ड्रीम्स आए, वो सारा वियर्ड ड्रीम्स उसने, यस, बट उसके लिए वो फिगर, दैट इज वाज हिज सब्जेक्ट, हिज लाइकिंग, राइट, अभी सूजा था, सूजा क्या करता था, हाँ, मतलब ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, मैं सूरज को दिया दिखाने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सूजा पत्थर के पीछे छुपता था, और जो नदी पे समंदर में जो औरतें नहाने आती है उनको देखता था, उनको किसी ने पूछा था क्या आपके फिगर्स इतने वियर्ड क्यों होते हैं, या तो आप ओपन ब्रेस्ट दिखाते हो या बड़े यू जैसे एलाबरेट दिखाते, तो उसने उसको एक ही सवाल पूछा, ब्रिंग मी वन मैन हु विल नेवर चार्ज अप लुकिंग एट दिस, मतलब वो फॉर्म देखने के बाद कोई चार्ज नहीं होता होगा ना, ऐसा वर्ल्ड में एक आदमी लेके आ मेरे सामने, दैट इज ट्रू। अभी आप रेड कलर जो है, रेड कलर सिंबलाइजेस डेंजर जनरली, जनरल फॉर्मेट, यस यस, बराबर, लेकिन रेड कलर जब बिंदी पे होता है या कोई लेडी के लिपस्टिक पे होता है तो वो सिंबलाइज डेंजर सिंबलाइज नहीं करता, सही, तो व्हेन द कलर एंड द फॉर्म, कलर चेंजेस द फॉर्म, द मीनिंग चेंजेस, ओके, यू हैव टू बी वॉचफुल, यू हैव टू सी एवरीथिंग। आप एवरीडे इवनिंग स्काई देखो, एवरी मिनट देखो, एवरी डे बोलने से अच्छा एवरी मिनट देखो इवनिंग स्काई, सिमिलर कभी भी नहीं होगा। आप समंदर के रेत पे चलते हो, जो वेव्स आती है और जो पीछे जाती है वो हर एक टाइम अलग लाइन ड्रॉ करके जाती है, राइट, आज तक नहीं हुआ। वो जो छोटे छोटे खेकड़े होते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, ऊपर आते हैं, वो छोटे छोटे दिखते हैं, उनका पैटर्न भी कितना अलग अच्छा होता है, राइट। तो ये पैटर्न, ये कलर, ये फॉर्म, ये हमने ढूंढना चाहिए। वर्ल्ड अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी तक नेचर हमारे पास अभी भी बरकरार है। नेचर को क्लोजली देखो। पॉल क्ली क्या कहता है, क्या जो एटमॉस्फेयर में आर्टिस्ट रहता है वो उसके काम में रिफ्लेक्ट होता है। जैक्सन पोलक को देखा है, जैक्सन पोलक का पेंटिंग्स देखो, वो क्या करता है, ऐसे स्प्रिंकल करता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द पेंटिंग, बट एट यूनानिमसली अगर आप देखोगे पूरा पेंटिंग बैलेंस्ड है। ओके, नोबडी कैन टेल दैट हिज पेंटिंग इज नॉट बैलेंस्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। गायतोंडे का पेंटिंग या पिकासो का पेंटिंग या किसी पेंटर का पेंटिंग $400 मिलियन में अगर जाता है तो सामने वाला कोई पागल नहीं है $400 मिलियन देने के लिए। सही है। अगर आसान होता तो क्यों देता? मतलब उसमें कुछ तो है, राइट, और वो है, उस चीज का वो वैल्यू है, राइट। सो आप अच्छी तरह से फॉर्म्स को समझो, फॉर्म्स को सीखो, और
उस फॉर्म्स को धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्टिज्म की तरफ वो आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, एंड दे बोथ आर लिंक टुगेदर, कोई अलग अलग वो नहीं है, मतलब आप सीधा सिर्फ कलर फेंकना एब्स्ट्रैक्टिज्म नहीं है। और वो जो ये बोलते हैं कि आपने सिर्फ कलर फेंका है, वो भी गलत बात है, क्योंकि उसके पीछे कलर फेंको ना। हाँ, नहीं तुम भी फेंको पर ऐसा बनाओ। नहीं देखो फेंक के, हाँ, वो फेंक के देखो ना, तुम्हारा मन नहीं करेगा फेंकने के लिए। हाँ, जो फेंक रहा है ना उसको पता है वो क्या फेंक रहा है। राइट। तो तुम भी फेंक के देखो, मेरा वो फोर्स में जा रहा है क्या, मेरा वो ड्रिप डाउन आ रहा है क्या, वो फ्लो आ रहा है क्या। हाँ. वो सी स्पेस, कलर एंड कैनवस, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द साइज चेंजेस। मैं अगर 10 बाय 10 का कैनवस लगा रहा हूँ तो मुझे 10 बाय 10 का कैनवस कंप्लीट करने का ये 2 हाथ मेरा कितने वाइडली मूव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जो करता है ना उसको ही मालूम रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एंटायरली मुझे वो फिर से बैलेंस करना। सही है। हम तो क्वार्टर साइज में काम करेंगे तो भी हिलते हैं, तो 10 बाय 10 का तो क्या करेगी। ओके। अभी हुसैन एक ऐसा बड़ा स्ट्रोक लगा सकता था क्योंकि उसको प्रैक्टिस था। क्या क्यों प्रैक्टिस था? क्योंकि वो बिलबोर्ड्स बनाता था, तभी कुछ टेंशन नहीं था, लो कलर आप मारो, वो एटीट्यूड उसका रहा, उसने फिर बोल्डली कलर अप्लाई किया। सही है। ऐसे तो व्हाट गिव्स यू व्हाट, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट, सो यू नीड टू डू इट। एंड सी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, द इनकम दैट यू गेट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, एंड बट ये कब होगा जब यू आर ट्रूली डूइंग दैट। हाँ, लता जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है क्या दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, किशोर जी को सुनते हैं तो दूसरे को नहीं, क्योंकि वो चीज, दैट पीस ऑफ आर्ट को उन लोग ने कंप्लीटली न्याय दिया है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, क्या ये ऐसा हो। तो ऐसे तुम्हारे काम को न्याय दो तो काम निखर के आएगा। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ट्रिप, कुछ किस तरह की टिप्स या टेक्निक्स ऐसा बताएंगे, या किसी तरह का ज्ञान ट्रांसफर करेंगे, या उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे उनकी जर्नी थोड़ी सी उनको जर्नी में थोड़ा सा हेल्प मिले, तो प्लीज अगर आप दर्शकों के लिए कुछ बोले तो। पेंटर बनना है या आर्ट फील्ड में काम करना है तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, मतलब तुमको काम करना है वो करना ही है, स्केचिंग करना है वो करना ही है, जो असाइनमेंट्स दिए हैं वो रिसर्च करके करो, ब्लाइंडली मत करो। राइट। रैंडम स्केच करो, नो प्रॉब्लम, घर पे जाने के बाद उसका एनाटॉमी रेफरेंस ले लो, स्टडी करो। हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स, भाई बहन सब बैठे रहते हैं, हाथ पैर सब है हमारे पास, तो देखो हाथ पैर का स्टडी करो, स्कल का स्टडी करो, सबका प्रॉपर स्टडी करो, हर एक एंगल में देखो, हर एक एंगल में ड्रॉ करने का कोशिश करो, जो प्रॉपर हमारा, फिर वो स्केच दोबारा से करो, मतलब वहाँ का मेरा काम क्या मिस्टेक हो गया था तो मैं खुद रख, क्योंकि करेक्शन तुमको आर्ट कॉलेज में कोई भी नहीं देगा। तो वी हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं ना, हमको खुद को देखना है कि हम किधर गलत हो रहे हैं और क्या मुझे करना है, तो वो कॉशियसली करो, किसी का भी कॉपी मत करो। ओके। बी ट्रू टू योर वर्क, खुद का ईमानदारी से खुद का काम करो, मन लगा। अभी ये तो हो गया स्टूडेंट्स लोगों के लिए, हाँ, जो आना चाहते हैं। अभी जो पेंटिंग करना चाहते हैं, जैसे अभी अप्लाइड आर्ट वाले भी पेंटिंग कर रहे हैं, मैं उनको कुछ दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि कलर्स, वो लोग भी कलर तो हैंडल करते ही है, बट कलर हैंडलिंग इज नॉट एंटायरली पेंटिंग। वो सब्जेक्ट के ऊपर तुमने सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। जैसे तुमने एडवर्टाइजमेंट में तुम्हारी जिंदगी निकाली पढ़ के, तो पेंटिंग के लिए तुम्हें एस्थेटिक्स पढ़ना चाहिए। एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र जो है, इंडियन एस्थेटिक्स, वो फिलोसफी का एक टॉपिक है, सब्जेक्ट। तो क्या सोच के आर्टिस्ट लोगों ने पेंटिंग की, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड डूइंग दैट, उनको ऐसे क्यों लगा मैं पेंटिंग करूं, न कि कोई रेफरेंस लिया और किया। तो वो पिंटरेस्ट पे तो बहुत मिलता है, हाँ, सिमिलर मिलता है, सही बात, उससे अच्छा भी मिलता है। हाँ, तो तुम्हारे काम में और उसमें काम में क्या डिफरेंस रहेगा। और आजकल तो एआई भी आ गया है। हाँ, एआई भी आ गया, तो उसमें क्या डिफरेंस रहा। राइट। मुझे कलर अच्छे से लगाने को आता है या मुझे ब्लेंड करने को आता है, दैट इज स्किल।
योर थॉट शुड बी देयर, और वो थॉट कभी आएगा, तुम्हारा एस्थेटिक्स का स्टडीज होगा तभी तुमको वो थॉट आएगा, क्योंकि उसके पीछे का फिलॉसफी आना चाहिए ना। गैलरी में तुम बैठोगे तो तुमको कोई तो पूछेगा ये क्या, क्यों किया ऐसा, क्या किया है, तो यू शुड बी आंसरेबल। हाँ, समझा समझा। देयर आर सो मेनी amateurs who have not been lucky enough to go to the art schools. हाँ, they are doing painting, no harm in doing that, but whatever you are doing you have to do study behind that. Hussain was a self-taught artist, he was a self-taught artist, but he gave himself, वो किसी के इम्प्रेशन के अंडर उसने काम नहीं किया। what he thought I should paint, he painted that. So that thought should be there behind you, what I am going to give to the society. पहले सत्यजीत रे थे, श्याम बेनेगल थे, उस जमाने में आर्ट फिल्म्स बना करती थी। अभी वो आर्ट फिल्म्स नहीं, कम हो गई है, कमर्शियल फिल्म्स ज़्यादा हो गया, तो वो आर्ट फिल्म्स उसका सक्सेस रेट बहुत 5% से भी डाउन था, लेकिन उसमें थॉट जो था ना वो जबरदस्त था। राइट, जबरदस्त था। राइट, वो ब्लैक एंड व्हाइट था, फिल्म्स वर ब्लैक एंड व्हाइट, बट उसका जो मैटर था वो कितना स्ट्रांग था। True. तो वो रहना चाहिए हमारे इसमें। मैं सोसाइटी को कुछ बिलोंग करता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इन रिटर्न आई शुड गिव टू द सोसाइटी समथिंग। एक गोया करके एक आर्टिस्ट था, फ्रांसिस्को गोया, वो राजा का बहुत फेवरेट आर्टिस्ट था, राजा के पैलेस में रहता था, एंड ही वाज प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग, ऑल साइड्स ऑफ ऑल लग्जरीज वर प्रोवाइडेड टू हिम। द ओनली वर्क वाज उसको उसका राजा का फैमिली, रॉयल फैमिली का पोर्ट्रेट्स बनाने का। One day he went to the market and he was roaming around. तो he found that king's men were torturing the people. उसके जो राजा का वो रोज खाना खा रहा है, हाँ. वो राजा के लोग अत्याचार कर रहे हैं, हाँ. and that struck him very badly. उसने क्या किया, पोर्ट्रेट्स तो बनाया, बट उसके फेसेस जो है उसके क्लाउन्स के जैसे फेसेस की। बस some insane person or some abnormal person only will do this. राजा ने नो डाउट उसको निकाल दिया, लेकिन उसने ही वॉज ट्रू टू हिज फीलिंग्स। जैसे अभी गजगामिनी जो फिल्म इसने हुसैन ने किया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा हम लोग ने, थिएटर में 5 ही जन थे, पूरा थिएटर खाली था, लेकिन वो गजगामिनी का जो फिल्म था उसका जो फीलिंग था, सब लोग सोच के गए कि माधुरी को कुछ अलग इसमें देखने पर्सपेक्टिव में देखने मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा, व्हाट आई interpreted from that movie was he showed a woman right from पुराण से अभी तक औरत को दिखाया, उसने पोर्ट्रे किया, और उसमें वो गाना है कुछ, वो गठरी ताज की तरह ऐसे कुछ एक गाना है, वो दैट गठरी जो है शी कैरीज फ्रॉम पुराण काल से लेके अब तक, मतलब उसके दुख जो है ना वो अभी भी वैसे ही है, चेंज नहीं हुए, युग बदल गए, लेकिन वो औरत की दुख और उसकी तकलीफ अभी भी वैसी ही वैसी है। जहाँ तक मैंने मेरे तरफ में एंगल से, अभी हुसैन जी नहीं है तो पता नहीं, और ये थॉट होगा, लेकिन द फीमेल फॉर्म इज ब्यूटीफुल, फीमेल फॉर्म इज ग्रेसफुल, फीमेल फॉर्म इज एवरीथिंग, बट द ट्रूथ इज दैट उनकी तकलीफ, उनके दुख अभी भी वैसे ही वैसे के वैसे हैं। मतलब पेंटिंग करना है करो, बहुत अच्छा है पेंटिंग, गैलरीज में एग्जिबिट करना है करो, लेकिन यू शुड बी प्योर इन योर थॉट होना चाहिए। So for those thoughts that study is required. Okay, you read or you don't read, but you observe, so you will be true to yourself and true to your art. Perfect sir, आप जो बोल रहे हैं तो उससे there is one take away from this which जो मुझे बेसिकली समझ में आया कि जब आप अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है, सो वो उस पेंटिंग को दैट पेंटिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द व्यूअर। जितना मैं समझता हूँ, अ कम्युनिकेशन साइकिल इज अ 2-way साइकिल, जिसमें देयर इज अ पर्सन हु इज टॉकिंग एंड देयर इज अ पर्सन हु इज लिसनिंग। सो टू डू द कम्युनिकेशन वेल यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। वो छोटी छोटी चीजें, वो जो खेकड़े के बिल को आपने अगर अच्छी तरह से देखा है और आपने उतना सुना है, तब आप जब उसको पेंटिंग में निकालेंगे तो आपकी पेंटिंग सही कम्युनिकेट कर पाएगी, राइट? सो लाइक
आई एम सो थैंकफुल टू यू सुनील जी, आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया, और आप यहाँ आए, आपने मतलब आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आपके एग्जाम्स भी चल रहे थे बच्चों के, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू सर, आप आए, धन्यवाद सर। थैंक्स तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो मैसेज देना था, so it was a perfect medium, so I could reach out. See, I cannot reach, one person cannot be at many places same time, but this media will help me definitely. तो किधर तो मेरे विचार, मेरे नहीं, सबके एक्चुअल विचार ऐसे ही है। हाँ. तो अगर वो सही ढंग से किसी के पास पहुंचे और उससे अगर सक्सेस किसी को मिला, तो that Almighty is great. So we should thank the Almighty for being present with us, and whatever he has given us, we are sharing that. हमको देने वाला भी लेने वो ही है, लेने वाला भी वही है। With this note, सबके लिए धन्यवाद, God bless, and अच्छा काम करो और अच्छा नाम भी करो, और be happy and be peaceful. Be true to yourself. Yeah, be true to yourself. Right. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद. Thank you.